फार्म में क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं उसके लिए और जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा मेरा मानना है कि फार्म के अंदर अकेला दूध बेचना एक बिजनेस नहीं है, उसके साथ साथ एनिमल भी सोल्व करना है। जैसे नए एनिमल है वो पुराने एनिमल को रिप्लेस करेंगे, तो इसीलिए हमें प्रोडक्शन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है उसको भी देखना है। तो जो आज के टाइम में रिपीट ब्रीडिंग जो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंज है, तो उसको हम कैसे उसको हैंडल करें और क्या क्या चीज़ें हम बिफोर काविंग उसका ध्यान रखें ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से मेजर चैलेंज जो है वो काफ का प्रोडक्शन है। अगर काफ हो जाएगा तो दूध तो एनिमल देगा ही, तो हमें दूध पे इतना फोकस ना करके हमें फोकस करना चाहिए फर्टिलिटी पे। लेकिन यहाँ पर इंडिया में इशू आता क्या है, रिपीट ब्रीडिंग का जो एक मेजर इशू है उसका ओरिजिन क्या है। उसका ओरिजिन अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा पार्ट रिपीट ब्रीडिंग का जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कॉज है, वो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। पशु के अंदर इतनी एनर्जी, सफिशेंट एनर्जी नहीं बच पाती है कि जिससे वो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो उसकी ओवुलेशन है, उसके बाद कंसेप्शन होता है, फिर उस कंसेप्शन को फीटस बनता है, फिर वो काविंग में जाता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो पशु रहते हैं अगर वो हाई प्रोडक्शन में हैं तो उनके अंदर न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग का एक कंसेप्ट रहता है। न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग में क्या होता है कि बॉडी डिसाइड करती है कि हमें न्यूट्रिशन को किस एरिया में भेजना है। अब 4 एरिया होते हैं, एक प्रोडक्शन है, एक एनिमल की मेंटेनेंस है, और एक एनिमल की इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, फिर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। तो बॉडी पार्टीशनिंग इस तरीके से करती है कि एनर्जी को पहले डाइवर्ट करती है प्रोडक्शन की तरफ। अगर प्रोडक्शन की तरफ एनर्जी जा रही है, उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो फिर बॉडी मेंटेनेंस में यूज़ होती है, फिर उसके बाद इम्यूनिटी का नंबर आता है, फिर आता है लास्ट में फर्टिलिटी का। तो बॉडी फर्टिलिटी को सबसे कम प्रायोरिटी देती है। तो एनर्जी की डेफिशिएंसी होने से एक तो इम्यूनिटी डाउन होती है, जिसकी वजह से या तो आपको यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाएंगे, अगर यूट्राइन इन्फेक्शन है, या मेस्टाइटिस है जिसकी वजह से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम हो गया है, ऑक्सीडेंट लेवल बढ़ रहा है, तो एक तो वो फैक्टर रहता है। दूसरा फैक्टर रहता है एनर्जी का कम होना। तो अगर हम अपने पशुओं को की बॉडी कंडीशनिंग पे ध्यान देंगे, जैसे लेट लैक्टेशन में हमें बॉडी कंडीशनिंग को बढ़ाकर 3.5 3.75 तक ले जाना चाहिए, लेकिन उस दौरान क्या हो रहा होता है, दूध कम हो रहा होता है। तो फार्मर ये सोचते हैं कि भाई अब दूध कम हो रहा है तो हम इसकी फीडिंग कम कर दें, लेकिन उस टाइम हमें ज़रूरत होती है कि हम उसकी बॉडी कंडीशनिंग को बढ़ाएं, उसका वेट इम्प्रूव करें जो उसने अपनी अर्ली लैक्टेशन में रिड्यूस किया था, ताकि हम उस एनर्जी जो बैलेंस है ना उसे डाउन कर सकें। तो क्या होता है कि हम उसकी बॉडी कंडीशनिंग को बढ़ाते हैं, ड्राई पीरियड में उसका वेट नहीं बढ़ाना चाहिए, वरना डिस्टोकिया, कीटोसिस, मिल्क फीवर, ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो लेट लैक्टेशन में उसका वज़न बढ़ाकर ड्राई पीरियड में हम उसे मेंटेन रखें, और जैसे ही काविंग का पीरियड नज़दीक आए उस टाइम हम हाइपोकैल्सीमिया जो होता है, मिल्क फीवर या सब क्लिनिकल मिल्क फीवर, कीटोसिस की प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे नेगेटिव डीकैट, ट्रांजिशन फीड को हमें देना चाहिए, और हाइपोकैल्सीमिया को होने से रोकना चाहिए। जब हाइपोकैल्सीमिया को हम रोक लेंगे और उधर हमने बॉडी कंडीशन ठीक रखी होगी, तो एनिमल के अंदर इतने बॉडी रिजर्व्स होंगे कि वो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, अपने बॉडी का वज़न नहीं गिराएगा। और जब हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा तो इनटेक बहुत अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव स्टेसिस नहीं होगा कि अगर कैल्शियम नहीं है तो र्यूमन काम करना बंद कर देता है, पशु इनटेक कम कर देता है। तो इनटेक उसका बढ़ाना एट द टाइम ऑफ काविंग या आफ्टर काविंग, और उस बॉडी कंडीशनिंग को लेट लैक्टेशन में बढ़ाना, ये दो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिससे आप अपने पशु की इनफर्टिलिटी को या रिपीट ब्रीडिंग को बचा सकते हैं। उसके बाद फिर मिनरल न्यूट्रिशन आता है, फिर क्या कहते हैं, और इन्फेक्शियस कॉजेज़ आते हैं। लेकिन अगर हमने न्यूट्रिशन ठीक कर लिया तो इम्यूनिटी भी ठीक हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं आती है। तो यही चैलेंजेस हैं। इसी के साथ साथ फिर काफ में भी अगर दूध अच्छा होगा तो वो वहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो निगेटिव एनर्जी बैलेंस को हमें
एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो डॉक्टर साहब, जो बॉडी स्कोर को हम कैसे मैनेज करें कि ये लो में जा रहा है, मीडियम में या ओवर में जा रहा है, तो उसके लिए हम उसका वेट करें या उसको मेजरमेंट टेप के साथ ही मेजर कर लें? इसकी व्यवस्था कैसे बननी चाहिए बफलो में, और एज के हिसाब से बनाएं या लैक्टेशन के हिसाब से बनाएं? देखिए, बॉडी कंडीशनिंग एक अपने आप में एक साइंस है, मतलब इसे डेवलप किया गया है फिनोटाइप के आधार पे। हम पशु को देख के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कितना वज़न इसका घट गया है। इसके लिए पिन बोन्स, उसकी रीढ़ की हड्डी और जो पीछे से उसका जो फैट वगैरह होता है, उसके ऊपर हम देखते हैं कि ये कितना कम हुआ है। तो उस स्कोरिंग के हिसाब से हम वो डेवलप करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम जो एनिमल होता है वो अपना वेट लूज़ कर रहा होता है। अगर हम वेट को ही नाप सकें, क्योंकि हर फार्म में वेट नापने का, जैसे आपके फार्म में तो आपने वो वेइंग स्केल लगा लिया है, लेकिन हर फार्मर वो वेइंग स्केल नहीं लगा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अनुभव से इस चीज़ को देखे कि उसका एनिमल कब मॉडरेट कंडीशन में है। उसके लिए कुछ वीडियोस भी मैंने मतलब बनाई हैं कि किस तरीके से देखी जाती हैं इंडियन कंडीशन में, क्योंकि बफेलो सिर्फ इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह, श्रीलंका, इन्हीं कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है। तो इस वजह से बॉडी स्कोरिंग साइंस इंडिया में बहुत ज़्यादा बफलो के ऊपर नहीं हुई है। लेकिन कुछ रिसर्चेज हैं जिसमें जो काऊ के ऊपर बॉडी स्कोरिंग हुई है उसी को अप्लाई करते हैं बफलो के ऊपर। तो बफलो के ऊपर अगर आप उस अनुभव को अप्लाई करेंगे, वो देख के, वो फ़ोटो वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं, तो जब आप बार बार देखेंगे तो उस चीज़ को अपने अंदर आप देखते ही बता देंगे कि इस एनिमल की स्कोरिंग क्या है। लेकिन आपको वो कंसेप्ट थ्योरी पता होनी चाहिए। तो बॉडी और अगर वेट आपको पता है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और बेटर ये है कि आप अपने पशु का एक चार्ट बनाएं। जैसे हर काविंग के बाद आप उसका हर हफ्ते वेइंग करें। जब आप 10 एनिमल की वेइंग करेंगे ना, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा कि किस तेज़ी से वेट गिरता है, किस तेज़ी से गिरना चाहिए और किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं। तो वेट को गिरने को जितना रोकेंगे उतना पशु की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बिफोर काविंग जो उसका ट्रांजिशन पीरियड है उसको हमने कैसे कैसे ध्यान रखना है, पर जब हम एआई करते हैं एनिमल की, तो एआई से पहले हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि एनिमल हीट में आने वाला है, कोई हमारे डेज है, जब हमने एक हीट उसकी ऑलरेडी डिटेक्ट कर ली है, फ्यूचर 21 डेज़ में हीट आ रही है नेक्स्ट वीक जो हमने मिस करी है, तो उससे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि एनिमल का जो कंसेप्शन है वो कंसेप्शन इम्प्रूव हो जाए? जी देखिए, हीट को डिटेक्ट करना अपने आप में एक कई बार चैलेंज होता है, खासकर बफलोज़ में। बफलोज़ में क्या होता है कि साइलेंट हीट ज़्यादा रहती है। तो हीट का जो पीरियड होता है ना, उससे पहले एक हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसकी सर्ज होती है। उस सर्ज के लगभग 28 से 30 घंटे बाद ओव्यूलेशन होता है। स्टैंडिंग हीट जिसे कहते हैं, जब हमारा पशु मेल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, हम टाइम को कहते हैं स्टैंडिंग हीट, कि मतलब वो स्टैंड है और वो मेटिंग करने के लिए तैयार है। या तो आप उसमें एआई कीजिए या फिर आप उसमें नेचुरल मेटिंग कराइए। अब काऊ के केस में तो ज़्यादातर हम एआई करते हैं, लेकिन क्योंकि बफलोज़ में कभी कभी साइलेंट हीट भी आती है, तो हम बुल को भी यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई हमारे यहाँ बुल है तो वो उसकी हीट डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हमें हीट दिख गई है तो हीट का पीरियड कितना होता है? हीट का पीरियड होता है 3 घंटे से लेके और 30 घंटे तक का ये पीरियड हो सकता है। लेकिन अमूमन जो काउज रहती हैं या बफलोज जिसमें हीट दिख रही है, उसमें ये 15 से 16 घंटे का रहता है। तो LH सर्च के लगभग 3 घंटे बाद हीट शुरू होती है और वो हीट वेरिएबल होती है। तो वो कब ख़त्म हो रही है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कब शुरू हुई थी, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि शुरू कब हुई थी। तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि जब हम देखें, जैसे आज सुबह हमारी एनिमल हीट में आया, तो हमें मॉर्निंग में आया, तो हमें उसे इवनिंग में उसी दिन इंसेमिनेट करा देना चाहिए। अगर हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, हमारे फार्म में ही इंसेमिनेशन की हमारा डॉक्टर है या हमारा कोई जो इंसेमिनेट करने वाला वो हमारे फार्म में ही है, तो उसे हमें उसी दिन हीट मतलब करवा देना चाहिए। और अगर हीट 24 घंटे परसिस्ट करती है
मतलब आपने आज हीट उसे 12 बजे उसे इंसेमिनेट किया या 4 बजे इंसेमिनेट किया, अगले दिन 4 बजे तक अगर वो हीट रहती है तो एक बार और कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक टेक्निकल रीज़न जो है वो ये है कि ओवुलेशन होने के बाद ओवा जो होता है, जो अंडा होता है भैंस के अंदर या गाय के अंदर, वो मात्र 6 घंटे 4 से 6 घंटे वाइबल रहता है। अगर वो उस 6 घंटे के अंदर फर्टिलाइज़ हो जाता है तब तो वो भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद कंसीव करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लेकिन सीमेन जो होता है वो लगभग 36 घंटे यूट्रस के अंदर सरवाइव करता है। तो बेटर ये है कि हम सीमन पहले डाल दें और सीमन को रेडी रखें कि वो फर्टिलाइज़ करने के लिए रेडी रहे, क्योंकि उसे कैपेसिटेशन और वो सब की भी ज़रूरत होती है, उसमें भी 6 घंटे लगते हैं। और उस जगह पर जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे भी स्पर्म पहुँचने में टाइम लगता है। तो बेटर ये है कि जैसे ही आपको हीट दिखे आप उसमें इंसेमिनेट कर दें, और अगर एक दिन से ज़्यादा वो हीट चलती है तो दोबारा एक बार और करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती है। जो सीमन है वो सेम ही बुल का दोबारा यूज करना चाहिए या दूसरा बुल भी यूज कर सकते हैं उसमें? और दूसरी बात ये है कि अगर जैसे एनिमल का बॉडी वेट है, ये अभी हमने जैसे उनका वेइंग स्केल पे चेक किया था तो वो 3.5 क्विंटल के आसपास आया था। तो पहली बार उसकी एआई करनी है तो ये वेट मुझे ज़्यादा ठीक लगा। क्या इससे पहले भी कम वेट पे भी कर सकते हैं ये क्या? देखिए, वेट का एआई करने पे एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। वेट का मतलब है कि एनर्जी बैलेंस कितना है। अगर कम वेट है तो इसका मतलब एनर्जी बैलेंस नेगेटिव में है। अगर नेगेटिव में है तो कंसीव होना उसका मुश्किल रहेगा। अगर वो कंसीव हो भी जाता है तो वो अबॉर्ट कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी को डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है उसकी तरफ, फर्टिलिटी की तरफ। और ख़ासकर ऐसा तब होता है जब एनिमल मिल्किंग में होता है, क्योंकि मिल्किंग में तो आप उसे एनर्जी दूध की तरफ डाइवर्ट करनी है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए कि अगर एनिमल मिल्किंग में है, उस टाइम आपका पशु हीट में आता है, तो आपको उसकी फीडिंग और ख़ासकर एनर्जी बैलेंस आपको उसे बढ़ाना चाहिए उस टाइम। अगर आपको पता है कि भाई अब एनिमल 2-4 दिन में या 7-8-10 दिन में हीट में आएगा, तो उस टाइम आपको एनर्जी बैलेंस किसी भी फॉर्म में कंसंट्रेट बढ़ा के या इनटेक बढ़ा के उसका किसी भी तरीके से आप उसमें लेके आइए। और जहाँ तक वेट की बात है, वेट डिपेंड करेगा कि वो मतलब अगर मान लीजिए 3 महीने बाद वो हीट में आ जाता है तो उसका वेट ज़्यादा डाउन हुआ होगा, क्योंकि उसने एनर्जी इनटेक कम किया होगा। उस टाइम कंसीव होने के चांस कम होंगे। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा वो, उसके बाद हीट आती है तो वो कंसीव होने के चांस फिर मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर वही वाली बात आ जाती है कि जब हम एट द टाइम मतलब पिछली लैक्टेशन में हम जाते हैं और लेट लैक्टेशन में उसकी बॉडी कंडीशन को हमने इम्प्रूव किया होगा, तो वो यहाँ पे कंसेप्शन पे उसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक साइकिल है, हम इसे कहीं से भी नहीं पकड़ सकते हैं। हमें जब तक हम इसे एक बार पूरा इसे नहीं घुमाएंगे तब तक हम इसमें मतलब इसे अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। हमें एक बार उसे पूरी की पूरी चलानी पड़ेगी। उसमें सबसे अच्छा ये होता है कि हम इसे लेट लैक्टेशन में पकड़ें। लेट लैक्टेशन में हम इसे पकड़ें, उसका बॉडी कंडीशन इम्प्रूव करें। अगर आप उसे तोल सकते हैं तो तोल के, नहीं तो देख के इम्प्रूव करें। ड्राई पीरियड में उसका वज़न ना बढ़ाएं, उसे कंसीव मतलब होने दें प्रॉपर। उसे कंसेप्शन के बाद मतलब जब वो उसकी काविंग हो, कंसेप्शन नहीं, जब उसकी काविंग हो उस टाइम उसकी केयर करें और 21 दिन उसका नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे काम करें। उसके बाद पशु आपको परेशान नहीं करेगा, ना हीट में आने के लिए परेशान करेगा, ना ही मेस्टाइटिस या यूट्राइन इन्फेक्शंस के लिए परेशान करेगा। वैसे जो रिपीट डोज लगानी है हमने वो सेम सट्रा की लगाएं या चेंज करके लगाएं, उसमें कंसेप्शन का कैसा रहेगा? क्वेश्चन है कि सेम बुल का लगाना चाहिए या डिफरेंट बुल का लगाना चाहिए। देखिए, जो स्पर्म होते हैं, जो सीमेन होता है, वो अपने आप में पशु के लिए एक एंटीजन का काम करता है। एंटीजन क्या होता है कि बॉडी में अगर बाहर से कोई प्रोटीन जाता है तो बॉडी उसे परसीव करती है एक फॉरेन बॉडी के तौर पे, और हमारा इम्यून सिस्टम एकदम काम करना शुरू कर देता है। तो हमारे जैसे वो यूट्रस के अंदर जाता है तो यूट्रस के अंदर जाके भी न्यूट्रोफिल्स वगैरह या वाइट ब्लड सेल्स आती हैं और वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। तो मान लीजिए अगर सीमेन के अंदर स्पर्म इतने नहीं हैं, उनका कंसंट्रेशन इतना नहीं है, तो हो सकता है स्पर्म्स का
वो वहाँ तक ना पहुँचे, मतलब आपने थॉइंग उसकी ठीक नहीं की है, या हमारा बुल है उसके अंदर लिबिडो कम है, उसके अंदर सीमेन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ये वाले थोड़े से फैक्टर वो होते हैं। अगर आप एक ही बुल को या एक ही सीमेन को वो करेंगे तो इम्यून एग्जॉशन का एक वो कम हो जाता है। मतलब जब एक ही बुल से आपने इस बार की, अगली बार भी करेंगे तो एनिमल उस सीमेन को पहचानता होगा, तो उसके कंसीव होने के चांसेस उससे बढ़ जाएंगे। हालांकि क्योंकि अब ऐसा होने लगा है कि स्ट्रॉ पे लिखा आता है कि किस बुल का है ये, है ना, और या कहाँ से आया है। तो रिलायबल सोर्सेज से, अच्छी कंपनीज से, जो रिलायबल कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उनसे इंसेमिनेट कराएं, ठीक है। और कोशिश करें कि आप इंसेमिनेट करना खुद सीख लें। जब एक पैरावेट कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। 1 महीना लगता है उसमें, अगर वो आप खुद सीख लेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि मैं कौन सा सीमेन कहाँ से लेके आया हूँ और मुझे अपने एनिमल में कौन सा सीमेन मैं वो कर रहा हूँ, तो उससे डेफिनेटली कंसेप्शन के चांसेस बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, जो मेरा लास्ट था कि हमने जैसे एनिमल के एआई कर दी अभी, चलो एक सिंगल एआई करी है, फिर हमने रिपीट सेकंड एआई करी है, तो एआई करने के बाद हमें क्या खास ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए जिससे कंसेप्शन और ज़्यादा इम्प्रूव बढ़ जाए। कुछ तो जो प्रिकॉशंस हैं वो मैनेजमेंटल हैं, और कुछ वो हैं ऐसे हैं कि हम उसे न्यूट्रिशन और कुछ इंजेक्शंस के थ्रू भी वो कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जब भी एआई करें आप, तो वो दिन के मतलब एक कूल टाइम में करें, कि जब मिल्किंग वगैरह हो चुकी हो, या फिर मिल्किंग होने में लगभग 8 से 10 घंटे हों, है ना। स्ट्रेस फ्री पीरियड उसका होना चाहिए। और उसके बाद एनिमल को बहुत ज़्यादा चलाएं ना, कि अगर आप उसे अलग बांध रहे हैं या फिर उसे पैडक में छोड़ देते हैं या वो करते हैं, तो स्ट्रेस कम से कम होना चाहिए। धूप वगैरह से बचाना, हीट स्ट्रेस से बचाना, ये सब चीज़ें मतलब फॉलो करनी चाहिए। और अगर ठंड है तो अगर धूप में आप उसे लेके जा सकते हैं, तो ये तो एक मैनेजमेंटल पार्ट हो गया है। दूसरा ये होता है कि आप उसकी फीडिंग जो है वो उस टाइम प्रॉपर करें, मिनरल मिक्सचर वगैरह उसका कंसंट्रेशन डोज बढ़ा दें। खासकर विटामिन ई, जो विटामिन सप्लीमेंट्स आते हैं, विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन करें, ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा सुचारू रूप से काम करे, और बॉडी में मतलब कोई अगर इन्फेक्शन है या वो सब चीज़ें हैं जो कंसेप्शन को डाउन कर सकती हैं, उससे वो कर सकते हैं। और एक और स्टडी हुई थी, वो ये हुई थी कि आप अगर ये कराते हैं अपना, मतलब जो इंसेमिनेट कराते हैं, इसके 15 दिन बाद अगर आप फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन का इंजेक्शन लगाते हैं 1.1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, तो कंसेप्शन रेट में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्या करता है, उसके बाद जो 13वां दिन होता है, उससे 15वें दिन में एक इसमें प्रेगनेंसी रिकॉग्निशन फैक्टर मतलब निकलता है। और साथ साथ क्या होता है ना कि कॉर्पस लूटियम थोड़ा सा मतलब डाउन होने लगता है। अगर वो डाउन हो रहा है तो वो क्या करेगा, PGF2 अल्फ़ा बनाता है। तो फ्लूनिक्सिन और PGF2 अल्फ़ा फिर कॉर्पस लूटियम को तोड़ने का काम करता है। तो फ्लूनिक्सिन क्या करता है, PGF2 अल्फ़ा को रोकता है, उसे बनने से उसका प्रोडक्शन रोक देता है, तो उससे कंसेप्शन रेट इम्प्रूव होता है। तो ये फ्लूनिक्सिन का रोल है। इसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन वगैरह के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं अगर ज़रूरत है। ये नहीं है कि सब में आप लगाएं, क्योंकि महंगा आता है और सब में ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसका न्यूट्रिशन वगैरह ये सब प्रॉपर करेंगे तो फिर एनिमल के एआई के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज़ मैं और कहूँगा यहाँ पर कि अगर आपका जैसे काविंग होती है, काविंग के बाद आप प्रॉपर उससे हाइपोकैल्सीमिया नहीं होने देते हैं, उसका बॉडी कंडीशन ठीक है, वो सब चीज़ें हैं, उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट हीट आती है, वो हीट में जब आता है तो आप उसकी यूट्राइन क्लीनिंग कराएं। नॉर्मल आप सेलाइन से उसे फ्लश करा दें यूट्रस को, और उसके बाद एक मैट्रीसेफ दवाई आती है जी, एक कंपनी बनाती है मैट्रीसेफ, वो इंजेक्शन के अंदर आती है, उसके साथ शीट भी मिलती है। वो आप चाहे आपका एनिमल में प्रॉब्लम थी या नहीं थी, आप उसे रखवाएं, तो उससे भी आपके कंसेप्शन रेट बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो एबॉर्शन होते हैं ना, वो इन्फेक्शन से भी होते हैं। तो मैट्रीसेफ ज़रूर यूज़ करें, और ख़ासकर उन एनिमल्स में जो बार बार अबॉर्ट होते हैं।